हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सबके सामने कई बार कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसी चर्चाएं लेकर आता हूं जो आमतौर पे न्यूज साइकिल में या फिर समाचारों में रहती हैं और जिनके बारे में हम कई बार खबरें पढ़ते रहते हैं, चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसकी जड़ में क्या है, समस्या की जड़ क्या है, इस बात को समझने में हम असमर्थ रहते हैं। तो आज एक ऐसा ही मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगले 15-20 मिनट में ऐसा एक मुद्दा आपको मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और यह मुद्दा है केंद्रीय एजेंसियों का राज्य सरकारों के साथ टकराव का मुद्दा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही आप में से कोई ऐसा हो जिसने हाल के दिनों में या तो ईडी या फिर सीबीआई या फिर किसी अन्य केंद्रीय संस्था का किसी न किसी राज्य सरकार से टकराव होता हुआ नहीं सुना होगा। ये खबरें समाचार पत्रों में बहुत चलती हैं, ये खबरें जो हैं ये हर जगह छपती हैं, आमतौर पर राजनीतिक हलकों में इनकी चर्चा होती है। राज्य सरकारें, खासतौर पे उन राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वो सीधे सीधे केंद्रीय जांच एजेंसियों पे आरोप लगाती हैं कि वो केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रही हैं और वो क्या प्रयास कर रही हैं कि राज्य सरकारों को अस्थिर किया जा सके या उन्हें गिराया जा सके। केंद्र सरकार यह कहती है कि भाई जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं जो कानून और संविधान के तहत उनको दिया गया है। तो यह टकराव जो है, इस टकराव की जड़ क्या है, इस टकराव की जड़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक हालांकि आदर्शवादी ही बात है, लेकिन इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि यार इसका समाधान संभव अगर है तो वो समाधान कैसे संभव है। ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो 4 तारीख से शुरू हो चुका है। इस बात को आप सभी जानते हैं कि भाई ये तो आपको मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार कि 4 तारीख से हमारा P2I बैच जो है वो प्रारंभ हो चुका है और उस बैच से जुड़ने की आखिरी तारीख जो है वो है 9 तारीख। आप लोग जानते हैं 9 मार्च आखिरी तारीख है, यानी कि 9 तारीख तक आप इससे जुड़ सकते हैं। P2I मतलब प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की आपको इसमें तैयारी कराई जाएगी। एजे लाइव कोड लगा के आप इससे 24,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। हमारे 2025, 2026 और 2027 25, 26 और 27 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए उपयोगी है। आपको रोजाना 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, आपको इसमें मेंटोरशिप मिलेगी, आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे और साथ के साथ अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, हमारे कैंपस में रखेंगे, वहां पर आवासीय तरीके से आपको मेंस की तैयारी कराएंगे प्री क्वालिफाई होने के बाद। ये सारी चीजें निःशुल्क होंगी, यानी कि इस फीस के अलावा आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी आपके रहने खाने पढ़ने किसी भी चीज की। तो आप जो है तुरंत आज ही एजे लाइव कोड लगा के 24,999 में हमारे बैच से जुड़ जाइए। कल से ये बैच चल रहा है, कल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। और मुद्दा हमारा यहां पर यह है कि भाई ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं और जो राज्य सरकार है, इनके बीच ये विवाद की, फसाद की जड़ क्या है। देखिए, भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान एक संघीय संविधान है। इस बात को तो आप लोग सभी जानते होंगे। और भारत के संघीय संविधान में संविधान ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि भले ही वो केंद्र हो या वो राज्य हो, सबकी अपनी स्वतंत्र शक्तियां हो। यानी कि देखिए, राज्य सरकार जो है वो किसी भी तरह से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ऐसा नहीं किया गया है कि भाई केंद्र सरकार जो है उसी का एक जूनियर वर्जन या उसी के अधीन राज्य सरकार है, ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची डाली गई है, 7वीं अनुसूची के माध्यम से किन किन चीजों पे केंद्र कानून बना सकता है वो एकदम स्पष्ट है और किन किन चीजों पर राज्य कानून बनाएगा यह चीज भी एकदम स्पष्ट है। और ये दोनों लिस्ट जो हैं ये काफी हद तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि इन लिस्ट्स में आपस में कोई विवाद आपको आमतौर पे देखने को नहीं मिलता। तो ये अपने आप में एक बहुत एक प्रगतिशील कदम है, जिससे क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी स्वतंत्र शक्तियां हैं। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है। अगर ये ऐसे ही रहता तो निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य के बीच में कभी कोई टकराव, कभी कोई विवाद होने भी नहीं पाता। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी इससे अलग होती है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा आमतौर पे जो बनता है वो बनता है कानून व्यवस्था का। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा आमतौर पे जो बनता है वो बनता है हमेशा कानून व्यवस्था का।
देखिए, कानून व्यवस्था जो है वो बहुत पूरी तरह से और दृढ़ता के साथ, कानून व्यवस्था में कोई विवाद नहीं है, ये पूरी तरह से राज्य लिस्ट में है। ये आप लोग जानते होंगे, आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, ये पूरी तरह से राज्य सूची में आता है। जैसे आप में से जो लोग यूपीएससी क्लियर करके अगर आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आप जो कैडर चूज करेंगे आप वहां की पुलिस होंगे, ठीक है। जैसे भारत पुलिस जैसा कुछ नहीं होता, उत्तर प्रदेश पुलिस होती है, तमिलनाडु पुलिस होती है, कर्नाटक पुलिस होती है, पंजाब पुलिस होती है। आपने भारत पुलिस जैसी कोई चीज नहीं सुनी होगी, है ना, क्योंकि भारत की केंद्रीय पुलिस जैसी कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था की रोजमर्रा की जिम्मेदारी जो है वो पुलिस पर है, और पुलिस जो है वो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन आती है, राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है। यहां तक जो मामला है सही है, लेकिन इसमें क्या है, कई सारी चीजें बड़ी पेचीदा हो जाती हैं, कई सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि क्योंकि ऐसा क्यों है कि राज्य कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में रखना कई बार संभव नहीं हो पाता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं आतंकवाद का। मान लीजिए किसी राज्य में कोई व्यक्ति बम बना रहा है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, किसी राज्य में कोई व्यक्ति बम बना रहा है। अब बम बनाना एक गैर कानूनी गतिविधि है, उसकी धरपकड़ करना, उसको रोकना राज्य सरकार के अधीन आना चाहिए, राज्य की पुलिस को यह काम करना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें जो होती हैं वो आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने में सक्षम हैं? या फिर मान लीजिए अगर इस गतिविधि के लिए सीमा पार किसी दुश्मन देश से फंड आ रहा है, सीमा पार किसी दुश्मन देश से लोग आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सीमाओं की और सीमा सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में है? तो इस बात को याद रखिए कि पंजाब जो है, मान लीजिए उदाहरण के लिए, पंजाब की कितनी भी सीमा या उत्तर प्रदेश की कितनी भी सीमा किसी दूसरे देश से लगती हो, सीमा की सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो अब मान लीजिए कि जैसे हम अगर उदाहरण दें कि अगर ये एक भारत का मानचित्र बना ही लेते हैं जल्दी से, तो अगर हम मान लें कि भाई चलो पंजाब में कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हमें ऐसा लगता है, पंजाब पुलिस ने किसी व्यक्ति को बम बनाते हुए पकड़ा, लेकिन यह पाया गया कि यार ये जो व्यक्ति था ये तो वास्तव में पाकिस्तान से आया था, या फिर इसकी ट्रेनिंग, इसको जो फंड मिला, उसको फंड तो पाकिस्तान से मिला, पंजाब। तो अब आपको लगता है कि अब यहां पे इस मामले की जांच पड़ताल, इस मामले की रोकथाम जो है वो कौन करेगा? क्या ये काम ये जो व्यक्ति है जो यहां पर बम बना रहा था, ये व्यक्ति जो वहां बम बनाने की कार्यवाही कर रहा था, लेकिन इसकी फंडिंग कहां से आ रही थी? शायद पाकिस्तान से आ रही थी, या किसी भी, मतलब पाकिस्तान तो लिख ही सकते हैं हम आसानी से, पाकिस्तान वाले थोड़ा नाराज हो जाएंगे हमसे, और होते हैं तो हो जाए, ठीक है। तो इसकी फंडिंग मान लीजिए पाकिस्तान से आ रही थी। तो अब इसकी जांच आपको क्या लगता है, क्योंकि सीमा सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से केंद्र के अधीन आती है, तो इसकी जांच पंजाब पुलिस को करनी चाहिए या फिर भारत सरकार को, या फिर भारत सरकार के किसी संस्थान को? तो इसके लिए जैसे भारत सरकार ने एक संस्थान बनाया है एनआईए, जो एक आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करता है, तो इस तरह के मामलों की जांच एनआईए को दी जाती है। तो एक तो इस तरह के मामले हो गए जहां पर कोई विदेशी शक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो, और जहां पे ऐसा लगता हो कि अपराध जो है वो कोई सामान्य अपराध नहीं है, जो अपराध है वो आतंकवाद जैसा अपराध बन सकता है। कि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पंजाब में ये व्यक्ति जो है बम बना रहा हो सकता है उसके बाद वो देश के दूसरे राज्यों में भी भेजना शुरू करे। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई नियम है कि जो बम पंजाब में बने वो पंजाब में ही फटेंगे। भाई जो बम यहां बनाए गए हो सकता है उनका जाकर यहां बैठ के कोई आतंकवाद की साजिश की जा रही हो, जिसके जरिए पूरे देश में कहीं भी आप धमाके कर सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं। तो ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि, और इसमें क्या होता है, अगर इस मामले की जांच अलग अलग राज्य की राज्य पुलिस करती है तो उनमें कोऑर्डिनेशन का, समन्वय का अभाव रहता है। तो इसलिए आवश्यक होता है कि आतंकवाद जैसे मामलों में शक्ति जो है वो केंद्र को दे दी जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई तर्क वितर्क की भी आवश्यकता नहीं है। आतंकवाद की जांच केंद्र सरकार को ही करनी चाहिए, राज्यों को यह नहीं करना चाहिए। लेकिन लॉजिक को समझिए, मैं आपको देखिए एग्जांपल लॉजिक के लिए बता रहा हूं। लॉजिक को समझिए कि राज्य पुलिस और केंद्रीय संस्थानों के जो फील्ड हैं, जो कार्यक्षेत्र हैं, उनमें थोड़ा सा ओवरलैप शुरू हो गया कि नहीं हो गया? कि पंजाब पुलिस ये भी कह सकती है कि नहीं भाई जांच तो हम ही करेंगे ना, पर एनआईए कहेगी नहीं यार ये तो आतंकवाद का मामला प्रतीत होता है, जांच मैं करूंगा। ठीक है, तो एक ओवरलैप शुरू हो गया, यहां से विवाद शुरू होता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता है, एक अपराध जो है, अपराध एक से अधिक राज्यों में इन्वॉल्व होता है। भाई इस तरह के भी अपराध हो सकते हैं जिसमें एक से अधिक राज्यों के लोग शामिल हों।
ठीक है, तो अगर एक से अधिक राज्यों के लोग शामिल हैं तब भी एक राज्य की पुलिस जो है वो अक्षम है, एक राज्य की पुलिस जो है उसके लिए उचित नहीं है कि वो इस मामले की पूरी जांच करे, उसके लिए ये ठीक नहीं है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, कई बार क्या होता है, कई सारे इस प्रकार के आपराधिक मामले भी बनाए जाते हैं। देखिए इस बात को भी समझिए कि राज्य सरकारों की पुलिस जो होती है उनका काम आमतौर पे राज्यों में सामान्य कानून व्यवस्था को कायम रखना होता है, और सामान्य कानून व्यवस्था जो है वो बड़ा थकाऊ काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। तो उसके लिए क्या होता है, कई बार जो कुछ विशेष मामले हैं, कुछ हाई प्रोफाइल मामले हैं, उनके लिए प्रयास यह किया जाता है कि राज्य की, यह माना जाता है कि राज्यों की जो संस्थाएं हैं या राज्यों की जो पुलिस है वो ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच जो है ठीक से कर नहीं पाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे हाई प्रोफाइल मामले भी जो होते हैं, वो हाई प्रोफाइल मामले, आजकल हालांकि सीबीआई का नाम बहुत कम आता है, लेकिन कई बार ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जो होते हैं वो सीबीआई को जांच के लिए दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है, किसी भी राज्य में हुए अपराध की सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता होती है। आजकल सीबीआई का नाम इतना नहीं आता, लेकिन आज से कुछ दशक, एक आध दशक पहले सीबीआई पर जो है जिस तरह के आरोप आजकल ईडी पर लगते हैं कि ईडी एकदम केंद्र सरकार की एजेंट बन गई है, केंद्र सरकार उसका दुरुपयोग करती है वगैरह वगैरह, जिस तरह के आरोप आप आजकल ईडी के बारे में सुनते हैं, जब हम छात्र थे, जब मैं छात्र था, बिल्कुल यही आरोप बिल्कुल नए नहीं है। मैंने ये सारे आरोप सुने हैं, बस मैंने ये सारे के सारे आरोप जो है वो सीबीआई के बारे में सुने हैं। इनफैक्ट ये तक कहा जाता है सीबीआई के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे निर्णयों में सीबीआई का जो बायस है, सीबीआई की जो निष्पक्षता है, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णय भी दिए हैं। एक ऐतिहासिक केस हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस हुआ था जिसका नाम था विनीत नारायण केस, जिसमें सीबीआई ने जिस तरह से हवाला मामले की जांच करी थी उसको लेके, एक पत्रकार थे विनीत नारायण, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि किस तरह से सीबीआई ने एक सीधे साधे केस की जांच में बहुत ज्यादा एक तरह से जांच करी ही नहीं और जांच को एकदम खत्म कर दिया। तो सीबीआई ने यहां तक कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा था कि सीबीआई जो है वो वास्तव में एक केज्ड पैरट है, पिंजड़े में बंद तोते जैसा आचरण सीबीआई कई बार करती है, जो उसके राजनीतिक आका कहते हैं वही काम वो करती है और कोई काम सीबीआई नहीं करती। तो सीबीआई की निष्पक्षता पे हमेशा शक रहा। खैर, तो इसमें क्या होता है, आमतौर पे राज्यों की सहमति जब मामलों में मिलती है तब सीबीआई उनकी जांच करती है। तो कई बार क्या होता है, राज्य जो होते हैं एक प्री अप्रूवल दे देते हैं कि भाई हमारे राज्य में आपको किसी भी चीज की जांच करनी हो तो हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं, आपको जो जांच करनी हो हमारे यहां करते रहो। लेकिन कई बार क्या होता है, जब राज्यों को सीबीआई की नीयत पे, मंशा पे शक होता है, खास तौर पे जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं, जिनकी केंद्र में सरकार है उसकी तुलना में, तो उन राज्यों में वो लोग ये आम सहमति को हटा लेते हैं कि हमारे यहां सहमति नहीं है, आपको हर केस के लिए हमारी अनुमति लेनी पड़ेगी। यहां पे याद ये रखिएगा कि कई बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई जांच की अनुमति देती है। ठीक है, अगर ये सीबीआई जांच के लिए कहते हैं तो राज्य की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं बचती, क्योंकि न्यायिक ऑर्डर जो होता है वो राज्य की सहमति के ऊपर माना जाता है। लेकिन सवाल फिर से यही है कि यहां पर आरोप यह लगता है, जैसे संदेश खाली वाला जो मामला आपने सुना होगा, उसमें आरोप फिर से यही लग रहा है कि भाई सीबीआई की को ये जांच क्यों दी जा रही है, ये जांच तो राज्य सरकार की पुलिस भी कर सकती थी। सीबीआई का तर्क यह है क्योंकि यहां पर जो व्यक्ति, जो इसमें शेख शाहजहां नाम का व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है, उसने ईडी के अफसरों पे हमला कराया था, तो इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी पे हमला हुआ है, इसलिए ये जांच सीबीआई को मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार के वाद विवाद जो है ये निरंतर इस मामले में चलते रहते हैं और ये मामले आमतौर पे इस तरह से जुड़े होते हैं। राज्य सरकारें इसको ऐसे देखती हैं कि भाई केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो जांच में फालतू की दखल देके, गैर जरूरी दखल देकर हमारी पुलिस का जो अधिकार क्षेत्र है उस पर कब्जा करना चाहती हैं, कि हमारी पुलिस को कम से कम अधिकार क्षेत्र मिले, हमारी पुलिस जो है उसको कम से कम जो है काम करने को मिले और ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो केंद्र सरकार को मिल जाए। ऐसी बात जो है वो यहां पर ऐसा एक विचार राज्य सरकार व्यक्त करती है कि केंद्र सरकार की वास्तविकता में नीति यही होती है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सीबीआई से जुड़ा है। आजकल जो संस्था सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है वो संस्था है प्रवर्तन निदेशालय या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट।
प्रवर्तन निदेशालय को लेकर मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि यह एक तरह की सुपर पुलिस बनती जा रही है और इसके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की समीक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रवर्तन निदेशालय जो है वो केवल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम कर सकती है। आपने शायद आज से 5-7 साल पहले आप में से किसी ने ईडी का नाम तक नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम मामले होते थे। ये क्या होता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक अपराध है, याद रखिएगा, केवल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की ही जांच करने का इसको अधिकार है, अन्य किसी अपराध की जांच करने का इसको अधिकार नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब कोई अपराध हो जाता है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, कोई अपराध हो गया, ठीक है, उस अपराध के होने के बाद उससे जो कमाई हुई, भाई मान लीजिए किसी ने रिश्वत ली, किसी ने काला धन, किसी ने कोई उल्टे सीधे ठेके दिए, जो भी हुआ, कोई इस प्रकार की भाई अपराध हुआ, अपराध से किसी ने पैसा कमाया। अब उस पैसे को जब आप लॉन्डर करते हो, यानी कि उस काले धन को आप सफेद करते हो, जिसको हम कहते हैं धन शोधन, जब आप उस काले धन को सफेद करते हो, यानी कि अलग अलग प्रकार से उस आप गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को अर्थव्यवस्था में निवेश करने की कोशिश करते हो, तो इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो चीज होती है ये आपकी कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, क्लियर हो गया, ये कहलाती है मनी लॉन्ड्रिंग। तो याद रखिएगा, अपराध की जांच ईडी का काम नहीं है, ईडी इसकी जांच नहीं कर सकती कि अपराध हुआ था या नहीं हुआ था, ईडी इसकी भी जांच नहीं कर सकती कि उस अपराध से कमाई हुई थी या नहीं हुई थी। ये सारी जांच जो है, ये जांच किसको करनी होती है, पुलिस को करनी होती है। पुलिस हो सकती है या फिर सीबीआई हो सकती है, जो भी हो संस्था, लेकिन ईडी नहीं कर सकती। ईडी सिर्फ ये वाली जांच ही कर सकती है, अन्य कोई काम ईडी नहीं कर सकती कानून के हिसाब से। तो हो क्या गया है, ईडी को लेकर अब विपक्ष आमतौर पे आरोप यह लगाता है कि ईडी एक तरह की सुपर पुलिस बन गई है। अब जैसे तमिलनाडु में क्या हुआ, एक ऐसा आरोप लगाया गया कि सैंड माइनिंग हो रही है। सैंड माइनिंग आप जानते हो ना, जो तटों से बालू चोरी होती है और उसको बेचा जाता है, और सैंड माइनिंग के जरिए क्या किया जा रहा है, इलीगल पैसा कमाया जा रहा है। अब क्या होता है, सैंड माइनिंग हो रही है या नहीं हो रही, उससे इलीगल पैसा कमाया जा रहा है या नहीं कमाया जा रहा, यह जांच करना ईडी का काम है क्या? यह जांच करना ईडी का काम नहीं है। ईडी का काम क्या है, ईडी का काम है अगर यह स्थापित हो जाए कि सैंड माइनिंग हो रही है और भाई इलीगल पैसा इन अफसरों को, इन नेताओं को, इन मंत्रियों को मिला है, तब ईडी उनके वित्तीय ट्रांजैक्शन की जांच करती है कि भैया आप जरा अपना ये दिखाओ कि आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आप जरा ये दिखाओ कि आपने कहां कहां कितना निवेश किया है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध है उसको पकड़ पाए। बस ईडी का काम ये है, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में क्या हुआ अभी हाल ही में, कि तमिलनाडु में ईडी ने कई सारे कलेक्टरों को जो पूछताछ के लिए बुलाया और यह तय करने की कोशिश करी कि क्या वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग, माफ कीजिएगा, क्या वहां पे सैंड माइनिंग हो रही है या फिर उससे कमाई जो है वो किसकी हुई। यह काम ईडी का बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं है। तो वहां की तमिलनाडु सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की और कहा कि भाई हम ईडी से सहयोग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई, कहा कि वो केंद्रीय संस्था है, उसका सहयोग करना आपका कर्तव्य है। इसके अधिकार क्षेत्र पे सुनवाई आगे होगी, अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार, उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यह स्पष्ट किया। अब देखो, डीके शिव कुमार पर ईडी ने एक जांच बैठा रखी थी कि भाई वही जो ईडी की सामान्य जांच होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से यह पूछा कि भैया ये स्थापित हुआ है कि अपराध हुआ है, यह स्थापित हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, जो कमाई है, वो कहां है, यह आपको पता है? ईडी ने बोला नहीं सर, यही तो ढूंढ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ढूंढना तुम्हारा काम ही नहीं है यार, आपका काम, ईडी का काम तब शुरू होता है जब अपराध में कमाया गया पैसा स्थापित हो गया हो कि हां इस अपराध में इस व्यक्ति ने पैसा कमाया है। उसके बाद वो उस पैसे की लॉन्ड्रिंग कैसे कर रहा है उसको रोकना ईडी का काम है। तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं आजकल, खास मतलब भाई जो केंद्रीय में जो केंद्र सरकार जिस पार्टी की है, उस पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वो तो कुछ नहीं कहेंगी ऑब्वियसली, लेकिन विपक्षी दलों की जो राज्य सरकारें हैं उन सबकी शिकायत ये है कि आजकल ईडी क्या करने लगी है, हर चीज में, भाई आप कोई भी नीति बनाते हो, किसी में कुछ ना कुछ खर्चा होता है, हर नीति में आप कमियां निकाल सकते हो। तो इसको लेकर क्या होता है, आमतौर पर ईडी पूरी नीतियों की जांच कर रही है और बिना कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम स्थापित हुए
हुए कि भाई बिना कोई, आपने बिल्कुल भी यह स्थापित नहीं किया है कि पैसे का लेन देन कहीं पर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद भी ईडी निरंतर जांच करती ही जा रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो ये जो है यहां पर स्पष्ट है कि ये एक बहुत बड़ा विवाद है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। केंद्र का यह कहना है कि यार अगर राज्य सरकार की पुलिस जांच करेगी तो वो अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ा ना कभी कोई सबूत ढूंढ पाएगी। तो यह बात एकदम सही है, दोनों पक्षों के तर्क में कुछ ना कुछ दम है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि प्रवर्तन निदेशालय जो है, खास तौर पे ईडी जो है, वो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है। तो इसका देखिए समाधान क्या संभव है। अगर मैं आपको समाधान के बारे में बात करूं, देखिए भारत का संविधान जो है वो हमेशा क्या चाहता था, वो सहयोगवादी संघवाद चाहता है। भारत के संविधान में सहयोगवादी संघवाद की संकल्पना है कि संघवाद ऐसा हो जहां केंद्र और राज्य जो है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, केंद्र और राज्य एक दूसरे के शत्रु नहीं है, केंद्र और राज्य जो है वो एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के चीयर लीडर हैं। अगर केंद्र कुछ अच्छा करता है तो राज्य उसका सहयोग करे, अगर राज्य कुछ अच्छा करता है तो केंद्र उसका सहयोग करे। ये एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के चीयर लीडर हैं। इस तरह की जो एक परिकल्पना है, ये सहयोगवादी संघवाद की परिकल्पना है, ये भारत के संविधान में की गई है। लेकिन वर्तमान समय की जो राजनीति है उसने क्या कर दिया है, ये इस सहयोगवादी संघवाद में से सहयोगवादी तो पूरी तरह से हटा दिया है। अब कोई भी राज्य सरकार केंद्र का सहयोग करने को तैयार नहीं है और केंद्र सरकार राज्यों का सहयोग करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए जो मैं वही कहता हूं, इसका और कोई समाधान नहीं है, क्योंकि देखिए एकदम वाटर टाइट बंटवारा आप नहीं कर सकते कि भाई ये यहां पे ये संस्थान काम करेगा, यहां पे ये संस्थान काम करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसके लिए आवश्यकता है राजनैतिक परिपक्वता की, इसके लिए आवश्यकता है राजनैतिक परिपक्वता की, कि इस बात को राज्य भी समझें कि यार केंद्र के सहयोग से हम अक्सर अपनी समस्याओं को जल्दी सुलझा पाते हैं, क्योंकि केंद्र के पास संसाधन बेहतर होते हैं। केंद्र भी इस बात को समझे कि यह राज्य जो है वो भी चुन कर आया है, वो भी एक लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव जीत कर आया है और राज्य को भी उतने ही अधिकार प्राप्त हैं जितना केंद्र को प्राप्त है। तो उसके अधिकारों का गैर जरूरी उल्लंघन ना करे, जहां करना पड़े वहां जरूरी है, लेकिन गैर जरूरी उल्लंघन जो है राज्य के अधिकारों का ना किया जाए, यह बात केंद्र भी समझे। जब इस तरह की एक राजनीतिक समझ विकसित होगी तभी ये मामले खत्म हो पाएंगे, वरना ये विवाद चलते रहेंगे, कोर्ट में जाते रहेंगे, ये सारी चीजें जैसी हैं वैसे ही चलती रहेंगी। मैं आशा करता हूं इन 20 मिनट में आप लोगों को मैं समझा पाया हूंगा कि इस विवाद की जड़ क्या है, इन विवादों का मर्म क्या है। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, याद रखिएगा। इस पर निश्चित तौर पे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जाने के पहले आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 9 मार्च तक है। 4 मार्च से शुरू हो चुका है, 9 मार्च उसकी लास्ट डेट है उससे जुड़ने की। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये P2I है, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू ये वाला बैच है। ठीक है, 2025, 2026 और 2027 के जो हमारे मित्र जिसमें परीक्षा में देना चाहते हैं इन वर्षों में, वो इसमें बैठ सकते हैं। एजे लाइव कोड आपको लगाना है, 24,999 रुपए में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। शाम को 6 बजे का बैच है, 4 तारीख से बैच शुरू हो चुका है, 9 मार्च लास्ट डेट है जुड़ने की, याद रखिएगा। 3 घंटे का लाइव लेक्चर मिलेगा डेली, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका समाधान मिलेगा। आप जो सब्जेक्टिव आंसर लिखोगे उस पर डेली आपको डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा। आपको इसमें जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीलिम्स और मेंस की क्विज मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको इसमें तो नोट्स मिलेंगे आपको। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हमारे कैंपस में रहकर तैयारी करने का अवसर मिलेगा हमारे साथ। आपका रहना, खाना, पढ़ना इत्यादि सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा, कोई भी अतिरिक्त धन आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये लेकिन ये चरण प्री क्लियर करने के बाद आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो आज ही कृपया तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। मेरे साथ इस सत्र को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।